नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग को हर सरकार पॉकेट की संस्था बनाना क्यों चाहती है, या यूं कहें कि चुनाव आयोग हमारे इशारों पर चले, ये हर सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा क्यों होती है। जी हाँ, और आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भारत सरकार एक बिल विशेष सत्र में ला रही है। स्वाभाविक तौर पे विशेष सत्र बुलाया गया है तो कुछ विशेष बात भी होगी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भारत सरकार सोच क्या रही है, क्या हुआ जो उनको विशेष सत्र बुलाकर आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाना पड़ रहा है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा समझिए कि चुनाव आयुक्त है क्या है, चुनाव आयोग क्या है। देखिए, देश की आज़ादी के साथ ही भारतीय संविधान में के आर्टिकल 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में दर्ज है। भाई, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयुक्त जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर राष्ट्रपति से लेके विधायक तक को चुनने का नियमावली बनाने का अधिकार है, चुनने का प्रक्रिया बनाने का अधिकार है। मतलब सब कुछ उनके हाथों में है। इसलिए वो जो ताकत है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, उन्हें किसी सरकार के दबाव में न लाया जाए। ये सारी बातें उस समय के जो हमारे संविधान बनाने वाले जो पुरोधा थे वो सोचते हुए ये फैसला लिया, संविधान में प्रावधान किया। और 25 जनवरी 1950 को विधिवत तौर पर चुनाव आयुक्त, मतलब चुनाव आयोग के गठन की घोषणा हुई। और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में पूरे तरीके से वो प्रावधान बनाए गए कि कैसे नामांकन कैसे होगा, कितने दिनों में स्क्रूटनी होगा, कितने दिनों में प्रचार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, उस समय में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 जो बना, उसके तहत ये सारी चीज़ें चलती रही। मतलब चुनाव आयोग मतलब किसी भी संवैधानिक संस्थान के लिए या किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर जिम्मा है निष्पक्ष चुनाव कराना, उनके ऊपर जिम्मा है कि पक्षपातपूर्ण चुनाव को रोका जाए। सत्ता अगर चाहती है कि पक्षपातपूर्ण चुनाव हो तो उसको कैसे रोका जा सकता है। ये बना, लेकिन पहले चुनाव से ही, मतलब जब 1951 में पहला चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, पहले ही चुनाव से। और बाद के दिनों में तो बिहार के लोग तो बेहतर समझते हैं कि कैसे बैलेट लूटा जाता था, कैसे बुलेट से एमएलए एमपी बनते थे, वो भी दौर लोगों ने देखा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन था और है, उस इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई भी सरकार हो कभी भी गंभीर नहीं रहा। हमेशा चाहे कि वहाँ कोई कठपुतली बैठा रहे और जो चाहे जैसे चाहे सरकार की इच्छा के अनुसार वो काम करता रहे। क्योंकि हर सरकार की इच्छा होती है कि भाई हम चुनाव जीत कर आए हैं तो फिर से चुनाव जीते, उसमें इलेक्शन कमीशन कोई बाधा न डाले। ये हर सरकार की इच्छा होती है। इलेक्शन कमीशन बाधा डालेगा तो उनको परेशानी हो सकती है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हर सरकार के दिमाग में ये रहती है, क्योंकि चुनाव आयोग के सहारे 2-4-5% सीट को इधर उधर किया जा सकता है। क्या कहते हैं, एक दौर आया कि जब चुनाव आयोग के सहारे डीएम को मैनेज करके लोग चुनाव भी जीतने लगे। ये सब कुछ भी इस देश की जनता ने देखा है। खैर, ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन इसी दौर में एक दौर और भी आया, टीएन शेषन का दौर आया। उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि चुनाव आयोग भी कोई आयोग होता है, किसी को पता नहीं था। वह चुनाव हो रहा है, घोषणा हो गई भाई, क्योंकि प्रक्रिया ऐसी रहती थी कि प्रधानमंत्री अपना सूची भेजे, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते थे। हाँ, संवैधानिक रूप से उनको हटाने का जो प्रावधान था कि महाअभियोग लाने के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे चीफ जस्टिस हो या जजेज को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर जिस तरीके से जिस प्रक्रिया से हटाई जाती है, उसी प्रक्रिया से चुनाव आयोग के
आयुक्त को भी, मतलब जो उस समय एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, उनको हटाने का तरीका था। साथ ही उनको सुप्रीम कोर्ट के जज का जो सैलरी है या पावर, ये मतलब संवैधानिक हायरार्की है, वो सारी चीज़ें उस तरीके से उनको दिया गया था। लेकिन ये सब चीज़ समझिए कि बस संविधान की किताबों में ही था, कभी किसी ने अनुभव नहीं किया। उसी दौर में 1990 में एक व्यक्ति का उदय होता है, टी.एन. शेषन का। चंद्रशेखर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वो टी.एन. शेषन को चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। और पहली बार इस देश ने महसूस किया कि चुनाव आयोग भी कोई संस्था है। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, उसके बाद निरंतर उस और लोगों का ध्यान गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष क्यों होना चाहिए। तो टी.एन. शेषन बने चुनाव आयुक्त। बिहार के लोग तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के तरीके को काफ़ी करीबी से देखा है। बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती रही है। बूथ कैप्चरिंग का दौर बिहार से ही शुरू हुआ था, और किस तरीके से 4 चरण में बिहार में चुनाव हुआ। कई बार चुनाव रद्द हुए। लालू यादव तक पगला तक कह दिए टी.एन. शेषन, लेकिन कुछ नहीं चला। ये अलग बात है कि उस निष्पक्ष चुनाव की वजह से लालू यादव पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। टी.एन. शेषन की मंशा ये नहीं थी कि हम फेयर, किसी के पक्ष में हम खड़े हो जाएं। उनका सिर्फ इतना ही था कि निष्पक्ष चुनाव हो। और इसके लिए पहली बार पूरे देश के फोर्स का डिप्लॉयमेंट 1995 में बिहार में हुआ। टी.एन. शेषन ने ये प्रावधान, देखिए, ये टी.एन. शेषन ने कुछ ऐसा नहीं किया, जो कुछ प्रावधान भारतीय कानून में था उसी का उन्होंने इस्तेमाल किया कि चुनाव से पहले सभी अपराधी जेल के अंदर हों या जमानत ले लें। ये प्रावधान है, कम करेंगे। रिटर्निंग अफसर को सीधे वहीं से सस्पेंड करना शुरू कर दिए, जो उनका अधिकार है। निष्पक्ष चुनाव के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हिमाचल के उस समय में एक राज्यपाल, सतनाम उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, वो चले गए उसके प्रचार में, और ये बात प्रूफ हो गई, तो चुनाव रद्द कर दिया और राज्यपाल को पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। बलराम भगत जो है राजस्थान के राज्यपाल थे, वहाँ चुनाव होना था। वहाँ उन्होंने बढ़ियाता क्रम को नज़रअंदाज करते हुए बिहार के एक IPS अधिकारी को DGP बनवा दिया। इसको लेकर बलराम भगत की इतनी खिंचाई हुई कि उनको पद पर से जाना पड़ा। कल्पनाथ राय एक मंत्री थे, जो प्रचार का समय खत्म होते होते के बाद भी प्रचार करते रहे। उन पर FIR दर्ज कर दिया, उन पर क्या क्या नहीं हुआ। तो टी.एन. शेषन ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला पहले से था, उसको उसने कड़ाई से लागू कर दिया। प्रचार के लिए जो निर्धारित वक्त है, उसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, ये पहले से कानून था। उस कानून को उसने कड़ाई से लागू कर दिया। मतलब उस कानून को लागू करिए। जैसे बिहार जैसे राज्यों में आप किसी के घर पर कोई नारा स्लोगन नहीं लिख सकते, बिहार सरकार का कानून है। पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, ये देश में कहीं कानून नहीं है, सिर्फ बिहार में कानून है। तो बिहार में जब चुनाव होता है तो उस कानून के तहत अगर आप लगा दिए तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। मतलब टी.एन. शेषन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि कुछ नई चीज़ें हों। जो भारतीय कानून व्यवस्था में जो चीज़ें हैं, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन दर्ज है कानून में, IPC में, उसी का उसने इस्तेमाल किया। और फिर जिस तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग के पास है, तो उसके लिए वो अगर कहीं से कोई गड़बड़ी करती है तो हम DM DGP सबको हटा सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो टी.एन. शेषन ने पहली बार महसूस कराया कि चुनाव आयोग भी कोई संस्था है जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करा सकता है, और बूथ कैप्चरिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें वो रोक सकता है। तो पहली बार देश को एहसास हुआ। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे थे कि टी.एन. शेषन जैसा तोरा दूसरा कोई नहीं, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है जो टी.एन. शेषन का पर कतरा था। खैर चलिए, बात आगे चलिए। तो टी.एन. शेषन इस तरीके से उन्होंने इस मजबूती के साथ इस आयोग को दिखाया, लोगों को एहसास कराया, लेकिन पॉलिटिशियन को रास नहीं आया। स्वाभाविक है, पॉलिटिशियन निष्पक्ष चुनाव हो ये थोड़ी चाहता है। वो तो चाहता है कि कुछ ना कुछ स्पेस बना रहे, हम गुंजाइश बनी रहे, जो हम कुछ इधर उधर करके चुनाव जीतते रहे।
तो पहला सुधार, राजीव गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त का 2 आयुक्त की नियुक्ति के लिए उन्होंने कोशिश शुरू की, बीपी सिंह उसको खारिज कर दिए। चंद्रशेखर उस खारिज किए गए एक मुख्य चुनाव आयुक्त में टीएन शेषन की नियुक्ति कर दी। टीएन शेषन ने जब अपना जलवा दिखाना शुरू किया तो नरसिम्हा राव उस समय में प्रधानमंत्री थे। कहा जा रहा है कि उस समय में लॉ मिनिस्टर टीएन शेषन को फ़ोन करके कह दिया कि जो आप उपचुनाव करा रहे हैं उसको थोड़ा स्थगित कर दीजिए। तो उसने प्रधानमंत्री को फ़ोन करके कह दिया कि हम उसको कह दीजिए हम उसका अटैची नहीं है, और अगर कैंसिल करना है तो आप वाजिब तथ्य दीजिए कि क्यों आप कैंसिल कराना चाहते हैं। कई ऐसे मौके आए जिस मौके पर टीएन शेषन ने स्वतंत्र निर्णय लिया, और उनके निर्णय लेने से सरकार इतना घबरा गई। मतलब भाई उनका निर्णय क्या था? उनका निर्णय था कि भाई निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो, लेकिन पॉलिटिशियन को तो ये रास आता नहीं है। तो उन्होंने उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त, वो गए हुए थे दिल्ली से बाहर, रातों रात 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। बड़ा बबेला मचा इसको लेकर, हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट भी उस समय में सरकार में हामी में हाथ लगा दिया कि नहीं ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट में भी जज है कि नहीं। खैर टीएन शेषन को की विदाई हुई। उसके बाद चुनाव आयुक्त को लगा कि नहीं, जनता ने हम पर भरोसा किया है तो हम थोड़ी मजबूती के साथ अपना स्टैंड बनाते रहे। उसके बाद चलती रही। चुनाव आयुक्त जो भी बने उनका एक धमक चुनाव के दौरान देखने को मिला, और किस तरीके से चुनाव आयोग में और बेहतरी हुई उस पर भी प्रयास हुआ। टीएन शेषन ने तो यहाँ तक कर दिया कि पहचान पत्र बनवाइए, और बिना पहचान पत्र का हम चुनाव ले लेंगे। 6 राज्य का चुनाव रद्द कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं लेंगे, आपको बनाना होगा पहचान पत्र। तो ये मतदाता पहचान पत्र का कंसेप्ट लाया हुआ टीएन शेषन का है कि ये जो फर्जी वोटिंग होता है इसको हम रोकें, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि ये रुके। सोचता है कि इसी के सहारे 10, 20, 50 सीट हम लोग जीत लेंगे। सबका नियत बेईमान रहता है। विपक्ष वाला सत्ता में आता है, वो भी चाहता है कि इसी का हम इस्तेमाल करें। तो कोई नहीं चाहता था कि निष्पक्ष चुनाव, लेकिन टीएन शेषन डंडे के बल पर उसने उन चीज़ों को कर दिखाया। तो मतदाता पहचान पत्र टीएन शेषन का ही दिया हुआ। बाद में कई सुधार हुए, ईवीएम आया, फिर ईवीएम पर सवाल उठे तो वीवीपैट आया। ये सुधार की प्रक्रियाएं चलती रही लगातार। और चुनाव आयोग में याद कीजिए केजे राव, बिहार में केजे राव ने 2005 में जो चुनाव हुआ, क्या ऐतिहासिक चुनाव हुआ, क्या उसने दिखा दिया। एक साधारण चुनाव आयोग में एक साधारण कर्मचारी वो केजे राव, और चुनाव आयुक्त ने उसको जिम्मेवारी देकर बिहार भेज दिया तो उससे डीएम डीजीपी तक थर 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 काँपने लगे, और उसने दिखा दिया कि कैसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होता है। और उसने उसी केजे राव का ही देन है कि नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए, क्योंकि उस दौर में लालू यादव कई तरह के चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर काफ़ी आगे वो बढ़ गए थे। उन तमाम गड़बड़ियों को उन्होंने रखा। बूथ मैनेजमेंट देखिए क्या होता है चुनाव में, क्या करें। अब पहले क्या होता था कि जहां अपना समर्थक है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स है, वहां आप होमगार्ड को जवान पर दे दो, आप बूथ कैप्चर कर लो। जहां विपक्षी का मजबूत सीट है वहां पैरामिलिट्री फोर्स वहां दे दो, वो उसको सेंसिटिव बूथ कर दो। और ये सारा अधिकार डीएम को होता था। तो चुनाव आयोग जो है सो ऊपर से हर जिला में ऑब्जर्वर भेजना शुरू कर दिया, कितनी राशि पर कौन खर्च कर रहा है, कैसे ईवीएम के लिए अलग ऑब्जर्वर, अलग अलग आचार संहिता उल्लंघन पर अलग ऑब्जर्वर। और वो ऑब्जर्वर समझिए कि पैरेलल जो जिले के डीएम हैं उनके पैरेलल वो उस ताकत को लेकर काम करते हैं। तो ये जो सुपर सेंसिटिव और सेंसिटिव के सहारे जो मैनेजमेंट होता था बूथ का, कि मान लीजिए मेरे बूथ पर होमगार्ड है तो हम अपने बूथ पर 90% पोलिंग करा लिए, और जो जहाँ विपक्ष का सबसे मजबूत इलाका वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स दे दिए तो वहाँ 50% हुआ, तो 40% का मार्जिन वोट से हम चुनाव जीत गए। तो ये खेला खूब होता था। उसके बाद 2-4-500-1000 वोट से उल्टा पुल्टा हो रहा है तो डीएम को फ़ोन करके मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट दिलवा देता था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रुकते गई। मतलब चुनाव आयुक्त एक प्रोफेशनल बॉडी की तरह आगे बढ़ना शुरू हो गया। इस तरीके से चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई कि नहीं, एक संवैधानिक संस्था है जिसके सहारे चीज़ों को अब सही तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। और जो पहले स्थिति थी चुनाव के निष्पक्षता को लेकर, उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ। समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई इसे सोचिए।
जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बने 2014 में, और उसके बाद जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अब प्रधानमंत्री अमूमन विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान में नहीं जाते थे, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं गया। लेकिन मोदी तो भाई उस परंपरा को ही उन्होंने तोड़ दिया। हर स्टेट के चुनाव में 40-40, 50-50 जनसभा वो करने लगे। और आज जहाँ चुनाव है, आज सपोज कीजिए कि पटना में चुनाव है, तो हाजीपुर में इनका रैली होगा, एक दूसरा रैली आरा में होगा, तीसरा रैली लखीसराय में। मतलब जहाँ चुनाव है, आज उसके आसपास के इलाकों में इनकी रैली होती थी, और उस रैली में भड़काऊ भाषण भी देते थे, कई तरह की चीज़ें जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता था। इसको लेकर चुनाव आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं करने लगी। तो याद होगा गुजरात में चुनाव था, और जिस दिन चुनाव था उस दिन वो रोड शो पर उतर आए। इस बार भी एक गुजरात में चुनाव था, पानी में प्लेन उड़ाने लगे। जो सारी चीज़ें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है। आप चुनाव के 48 घंटे पहले आप प्रचार बंद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस सारी चीज़ों को तोड़ दिया। आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्रचार में, उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। मतलब जितनी परंपराएं या जितना नियमावली लोगों ने सख्ती से लागू किया चुनाव आयुक्त ने, निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी तमाम नियमावली और कानून को मोदी ने कुचल दिया अपने पैरों के तले, कि मोदी इज ग्रेट, जो मोदी करेगा वही होगा। मतलब कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्त लगा जैसे कोई बॉडी है ही नहीं। और ये इस तरीके से निसहाय, इलेक्शन कमीशन पर में लगातार शिकायतें हो रही हैं। विपक्ष की शिकायत है तो उसको लोग इंटरटेन कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का शिकायत हो रहा है, कोई नोटिस नहीं। इस तरीके से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे, और स्थिति बनी तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। कि देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों ऐसे उदाहरण दिए गए कि किस तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे तमाम भाषणों की कॉपी दी गई सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। याद होगा कि मैं मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कह दिया था मैं अति पिछड़ा हूँ। आप जाति सूचक बात आप नहीं कर सकते अपने जाति की इस तरीके से। धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें वो कहने लगे। मतलब जो कुछ भी आदर्श आचार संहिता की बात करें या आदर्श चुनाव की परिस्थिति जो TN सेशन के बाद लोगों ने बनाई थी, वो उन सारे चीज़ों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। फिर EVM पर भी सवाल खड़े होने लगे कि EVM में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। ये सारी चीज़ें चली और सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिका दायर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच 5 जजों के बेंच ने हाल ही में निर्णय सुनाया, जिसमें उन्होंने माना कि भाई वो TN सेशन का दौर था, जिस दौर में ये चीज़ें हुई, उसी तरीके से इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आज तक इस इंस्टीट्यूशन को लेकर कैसे अधिकारी की नियुक्ति हो, कैसे हो, कोई नियम कानून कभी नहीं बना। जबकि सबसे महत्वपूर्ण, मतलब लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव आयोग हो, ये सबसे ज़रूरी है। नहीं तो फिर तो लूट मचा हुआ है, कौन किसको देखने वाला है। चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी करने लगे तो जनता किसी को वोट दे जीतेगा, कोई और। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए एक प्रक्रिया बननी चाहिए कि कैसे लोग चुनाव आयुक्त बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान दिया कि ऐसे लोग चुनाव आयुक्त बने, एक कमेटी बनाई जाए जिसके मेंबर प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। ये तीनों मिलकर आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। और जब तक यह भारत सरकार नियमावली नहीं बना लेती है, मतलब संविधान में संवैधानिक प्रावधान कानून बिल नहीं पास करती है, तब तक ये कानून लागू रहेगा। हालांकि चुनाव आयुक्त के जो वर्तमान आयुक्त हैं वो फरवरी में रिटायर्ड होने वाले हैं, अभी तो ऐसा कुछ। लेकिन चलिए, बिल उन्होंने लाया है, और इस बिल में क्या है, इस बिल में भी कोशिश ये हुई है कि चुनाव आयोग को जितनी ताकत है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बरतने की जो सलाह दी थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। अब क्या है, अब चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट के एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। तो भाई दो लोग वही रहेंगे, एक नेता प्रतिपक्ष की क्या चलेगा। एक सर्च कमेटी होगी,
कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी सर्च कमेटी होगा, सर्च कमेटी को लेकर सूची लेकर आएंगे प्रधानमंत्री के पास, उसमें तय होगा, तब फिर वो कमेटी के पास जाएगा, तब उसमें तय होगा कि कौन कौन लोग आयुक्त बनेंगे। और आयुक्त की जो दर्जा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसा, उस दर्जा को हटा दिया गया। हाँ, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इनको हटाने का प्रावधान, जो आयुक्त को हटाने का प्रावधान बहुत आसान है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो महाअभियोग को लेकर है, उसको लेकर सरकार ने बिल में क्या प्रावधान किया है। पहले राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते थे, अब प्रधानमंत्री इनको नियुक्त करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो नई बिल आई है, उस बिल में भी ये चीज़ें दिख रही है कि चुनाव आयुक्त की शक्ति को कम करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो पारदर्शिता बरतनी चाहिए, वो पारदर्शिता बरतने से सरकार बच रही है। वो चाह रही है कि हमारे कंट्रोल में रहे। मतलब जो हाल CBI ED की क्या है, वही हाल इलेक्शन कमीशन का रहे। जो हम कहें वही इलेक्शन कमीशन करे। तो ये सारी चीज़ें नए बिल में भी ऐसा झलक रहा है। जो आपको 18 से संसद का सत्र शुरू होगा तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो ये कहना कि लोकतंत्र के हम सिपाही हैं या लोकतंत्र के इस मंदिर के प्रति हमारे अंदर बहुत सम्मान है। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं ना कि लोकतंत्र का ये मंदिर है। तो लोकतंत्र के मंदिर को लेकर जितनी वो आस्था दिखाते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उतनी आस्था उनकी नहीं है। ये कई बार परिलक्षित हो चुकी है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी हाथों में सारी शक्ति रखना चाह रहे हैं, ऐसे में मोदी का वो बयान और मोदी का वो बार बार कहना कि यह लोकतंत्र का मंदिर है, वो साफ बेईमानी दिख रहा है।